तो इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर का पोर्शन, जहां हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने वाले हैं, आखिर में कैसे ये स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं और इससे इसके लिए कौन सा पर्टिकुलर इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो उस पर हम लोग काम करेंगे और ये लेक्चर छोटा सा ही होने वाला है, क्योंकि इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो होगा उस पर हम नए लेक्चर से अच्छी तरीके से बात शुरू करेंगे, पीछे वाले सारे लेक्चर्स को असिमिलेट करके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ये भी लेक्चर मुझे लगता है और अच्छे से जरा समझना चाहिए, टाइम दे के समझना चाहिए। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही तगड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ध्यान दीजिए। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। Line spectrum observed in case of hydrogen atom, as mentioned in section 2.3.3, can be explained quantitatively using Bohr's model। तो इन्होंने जो हम लोगों ने अभी तक जो देखा था बोर का मॉडल, वो इन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को डिफाइन कर दिया था, ठीक है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक सिस्टम कह लीजिए, एटॉमिक सिस्टम को इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया, ठीक है ना। तो उसी में हाइड्रोजन जो होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और इसी के साथ हम लोगों ने दो और स्पीसीज देखे थे जिसमें हीलियम का पॉजिटिव चार्ज था, लिथियम का 2 पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स थे। एक मिनट जरा। तो अकॉर्डिंग टू assumptions, radiation energy is absorbed if electron moves from the orbit of a smaller principal quantum number to a orbit of higher principal quantum number। तो मैंने तो तभी बताया था, इतना तो मुझे लगता है क्लियर होगा कि भाई जाहिर सी बात है, जब वो एनर्जी पा रहा था तो छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट में जा रहा था, ठीक है। इसकी वेलोसिटी भी यहाँ कम हो रही थी, इस पे भी बात किया गया था। ये रेडियस बढ़ रहा था, इसलिए ये वेलोसिटी कम हो रही थी, और ये एनर्जी जब पा रहा था तब ये इलेक्ट्रॉन कूद के इसमें आ रहा था, या फिर इस एनर्जी लेवल पे आ रहा था। Where the radiation या energy is emitted if the electron moves from higher orbit to lower orbit। अब जब ये absorb कर लिया है, अब जब ये फिर वापसी करेगा अपने ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट पे इसका ओरिजिनल प्लेस ये था, ठीक है ना। तब अभी ये हायर एनर्जी स्टेट पे, हायर एनर्जी स्टेट का मतलब ज्यादा एनर्जी कम स्टेबिलिटी। तो कोई भी चीज केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, जिससे कि वो अपनी एनर्जी खोती है, निकालती है। तो अब ये जब यहाँ जाएगा तो वही एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगी। तो यहाँ एनर्जी का मतलब या रेडिएशन का मतलब यहाँ एनर्जी से ही लिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इज एमिटेड to lower orbit, the energy gap between two orbits is given by equation 2.16। जो एनर्जी गैप है वो इस इक्वेशन से रहेगा। क्या सीधी सी बात है यार, कि अगर जो ये एनर्जी इन दोनों को डिफरेंस में ले देंगे तो एनर्जी गैप पता चल जाएगा। गैप ही तो पता करना है, गैप मतलब क्या है, डिफरेंस। तो वही एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। कंबाइनिंग इक्वेशन 2.13 एंड 2.16, 2.16 ये है, 2.13 कौन सा है, जरा सा ध्यान दीजिए। 2.13, लेट्स गो टू द 2.13, ये आ गया, ये वाला, ठीक है। इसको वो करने पे, तो जब इस पे डिफरेंस निकालेंगे, तो रुकिए जरा सा लिख लें। E is equals to RH डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस होता है ना, माइनस RH, हाँ 1/n स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब देखिए है क्या कि अब एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी, EI, इट विल टेंस दैट RH तो कांस्टेंट है भाई, रेडबर्ग कांस्टेंट है, और ये 1/n इनिशियल स्क्वायर ये हो जाएगा
और एनर्जी फाइनल जो हो जाएगा माइनस RH1/n फाइनल स्क्वायर, ये आ गया। अब डेल्टा ई का मतलब क्या है? डेल्टा ई का मतलब है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे जो दिया गया है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है। अब इसी को दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, ई फाइनल माइनस इनिशियल है ना, तो ध्यान दीजिएगा ई फाइनल ऊपर रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, बस अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस रह जाएगा। तो अब आ गया आर एच कॉमन ले लिया आपने, तो ये जब प्लस हो गया है तो प्लस वाले को आगे लिख दिया गया एन आई स्क्वायर माइनस एन फाइनल स्क्वायर, मतलब कि एनर्जी गैप जो इन दोनों के बीच में है वो इतनी आएगी, दो ऑर्बिट्स के बीच में, दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बीच में, या फिर दो वही ऑर्बिट के बीच में, ठीक है ना। और इतने का एनर्जी, जितने का एनर्जी गैप रहेगा उतनी ही रेडिएशन एमिट होगी, उतनी ही एनर्जी की लाइट निकलेगी, वही फ्रीक्वेंसी उसकी होगी। द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद, अब ये तो रिडबर्ग कांस्टेंट और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के उसमें है, अब ई की वैल्यू रखेंगे, जरा सा हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में। द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ फोटोन कैन बी इवैल्यूएटेड बाय यूजिंग इक्वेशन 2.18। 2.18 क्या है? ये है। खैर, लेट्स सी, न्यू इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू एच न्यू हमने देखा था, ठीक है। और वही उसी की जगह पे डेल्टा E की जगह पे, तो हाँ, E इज इक्वल टू एच न्यू रखा था, अब इसको हमने न्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी देखना है ना, तो फ्रीक्वेंसी डेल्टा E बाई एच हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा, अरे यार, डेल्टा E बाई एच। जब इधर h से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी h से डिवाइड करना पड़ेगा ना इन दोनों को। लेट्स सी, इसी इक्वेशन को h से डिवाइड कर दिए, तो इस इक्वेशन को भी h से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो वही हमने किया है, और इसका मतलब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो वही आ गया कि न्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा E बाई एच विल बी इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय h एंड दिस इक्वेशन। ये दोनों चूंकि कांस्टेंट है तो इनका वैल्यू तुरंत रख के कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और ये आ जाएगा 3.29 क्रॉस 10 टू द पावर 15 1 बाई ni स्क्वायर, एन इनिशियल स्क्वायर और फाइनल क्वांटम नंबर, और ये हर्ट्ज में आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो अब वेव नंबर आपको निकालना है। वेव नंबर कैसे निकालते हैं? v बाई c से, मतलब कि वेव नंबर इज इक्वल्स टू न्यू बाई सी, ठीक है ना, न्यू बाई सी हो गया। तो अब वेव नंबर निकालने के लिए c से इसको डिवाइड कर दिए, अब इसी इक्वेशन को c से डिवाइड कर लिए, ठीक है, hc से डिवाइड कर लिया, तो अब h पहले यहाँ था ही, आप ध्यान दीजिए जरा सा, दिक्कत हो रहा है, h से यहाँ हम लोग डिवाइड किए हैं ना इसे, तो अब इसी को, इसी टोटल टर्म को हमने c से डिवाइड किया, या फिर इसको फिर से c से डिवाइड किया, तो इसको भी, इस साइड को भी c से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अब ये hc आ गया यहाँ पे। तो अब इन टोटल को हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया 1.09677 क्रॉस 10 टू द पावर 7, और दिस पर मीटर के हिसाब से आ गया आपका, ये आपका आ गया वेव नंबर। और आपने देखा था कि वेव नंबर में ही, यही कहीं पिछले लेक्चर में बात हुई थी, वेव नंबर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे था, चलिए बाद में आप देख लीजिएगा उस लेक्चर को, यहाँ समय बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है ना। इन केस ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अगर जब एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि एन इनिशियल छोटा होगा, आप ध्यान दीजिए, इसी को देखते हैं, हाँ तुम ऐसे ही इरेज करोगे, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा पहला ऑर्बिट, ये हमारा दूसरा ऑर्बिट, बस यही समझाने की बात है। मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ दी लोग समझ चुके हैं, बट ये मेरा काम है एक बार और समझाना, हल्का सा और ओवरव्यू आपके पास आए। ये इलेक्ट्रॉन इंटरनल ऑर्बिट में है। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है
कि ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा तो क्या करेगा, बाहरी कक्षा में आएगा ना। तो इनिशियल क्या है, छोटा है, इनिशियल छोटा है ना, इनिशियल क्या है, n इज इक्वल्स टू 1 और n I इज इक्वल्स टू n इनिशियल इज इक्वल्स टू 1 एंड n फाइनल विल बी 2 हो जाएगा। वही ये बता रहा है कि इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम NF will be greater than the NI, NF will be greater than NI, ध्यान दीजिए। तो NF बड़ा है कि नहीं NI से, ठीक है ना, NI तो एक है, NF दो है। And the term in the parenthesis is positive and energy is absorbed कहने का मतलब ये है कि पैरेंथेसिस का क्या मतलब है, पैरेंथेसिस इस ब्रैकेट को कहते हैं, ये कोष्टक को ना, छोटे कोष्टक को पैरेंथेसिस बोला जाता है। इज पॉजिटिव कहने का मतलब ये है, जब जाहिर सी बात है ये बड़ा हो गया तो ये नीचे है ना, मतलब कि ये टोटल क्वांटिटी छोटी हो गई इससे, क्योंकि ये छोटा है, मतलब कि एक में अगर जो 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 0.5, एक में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1, मतलब कि ये छोटा हुआ ना, इस टोटल टर्म की तो वैल्यू 0.5 हो गई ना, और 0.5 हो गई तो एक में से 0.5 घटाओगे तो ये टोटल बॉक्स पॉजिटिव हो गया ना, इसी की बात वो कर रहा है कि पैरेंथेसिस इज पॉजिटिव एंड एनर्जी इज एब्सॉर्ब, मतलब कि अगर ये पैरेंथेसिस पॉजिटिव है मतलब कि एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए इसी इन्हीं शब्दों के साथ आपको क्वेश्चन में खेला जाएगा कि एक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम लोगों ने देखा, तो आप तो पढ़ गए कच्चे में कि अब एन फाइनल कितना लगे, एन इनिशियल कितना लगे, तो अब से आज समझ जाइएगा कि एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात हो रही है, तो एन फाइनल इज ग्रेटर देन एन इनिशियल एंड दिस होल टर्म विल बी पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। या फिर इसका इनडायरेक्ट समझ लीजिए कि अगर आप ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर नेगेटिव आया तब क्या मतलब होगा, ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं है, ये एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, मतलब कि एनर्जी घट रही है, निकल रही है एनर्जी, ठीक है ना। और आप ध्यान दीजिए कि जब इधर जाता है तो स्टेबिलिटी एनर्जी कम होती है इसकी, और एनर्जी कम होगी तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये चूंकि खींच रहा है अपने तरफ से, और अनंत दूरी पे हमने एनर्जी 0 माना था, ठीक है ना, पिछले लेक्चर को याद करिएगा फिर से। तो वही बात हो रही है। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या हो जाएगा, यही टर्म उल्टा हो जाएगा, जब ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा। अब मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, क्यों यार क्यों ऐसे करते हो मेरे साथ, खैर चलिए कितना ही टाइम लगेगा। अब यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तभी तो ये एनर्जी एमिट करेगा, तो एमिशन स्पेक्ट्रा की बात हो रही है। इस केस में आपका वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 1, अब क्या हो गया, ये टर्म बड़ा हो गया, ये टर्म छोटा हो गया, अब मतलब कि ये टोटल वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और इसका मतलब हो जाएगा ये एमिशन कर रहा है, एनर्जी इज नेगेटिव एंड एनर्जी विल बी रिलीज्ड, ठीक है ना। अब द एक्सप्रेशन 2.17 is similar to that used by Rydberg 2.9, ऊपर पहले जहां बात हुई थी, derived empirically using the experimental data। तो जब उन्होंने experimental data को वो करके आप बताया था तो लगभग यही आ रहा था available at the time उस समय। Further, each spectral line, whether it absorption or emission spectrum, can be associated to a particular transition in hydrogen atom। कहने का मतलब ये है कि यहाँ मतलब यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है। स्पेक्ट्रम अगर जो कुछ बोल रहा है, अगर कोई स्पेक्ट्रम दिख रहा है तो ठीक है। In case of large number of hydrogen atom, different possible transition can be observed and thus leading to large number of spectral lines। तो जब हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम होंगे तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आपको देखने को मिल सकते हैं। द ब्राइटनेस और द इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ सेम वेवलेंथ। तो वही जो एक मान लीजिए यही रेड लाइट आ रही है, रेड स्पेक्ट्रम मिल रहा है,
तो यही बहुत ब्राइट रेड मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पे इस रेड लाइट वाले फोटॉन्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है ना। या फिर कहने का मतलब यही है कि मतलब इसके फोटॉन ज्यादा दिख रहे हैं जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ से ये बिलोंग कर रहा है, या तो वो एमिट हो रहे हैं या तो वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं सॉरी उल्टा हो गया, या तो वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं या तो वो एमिट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जरा सा प्रॉब्लम्स जल्दी से कर लेते हैं, देखते हैं समझ में आएगी। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, मतलब कि न्यू तो पता ही करना है, वेवलेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ द फोटोन emitted during transition from n is equals to 5 state to n is equals to 2 state। अब कह रहा है कि n is equals to 5 state से आ रहा है, तो ni is greater than nf, that is 2। अब क्या मतलब है, मतलब कि इसमें emission होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हायर एनर्जी लेवल पे है, लोअर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, तो जब इसकी एनर्जी कम होके यहाँ तक आएगी तो और सारा एनर्जी निकलेगा ही ना स्पेक्ट्रम के फॉर्म में, यही तो तभी से समझ के आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इन द हाइड्रोजन एटम, वैसे ये एक हाइपोथेटिकल है कि आप सोच लीजिए 1 से 2 में कूदने की बात नहीं है, 1-2 में कूदने की बात नहीं है, 3 4 5 5वें तक है, तो आप सोच रहे हैं कि एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जा रहा है लास्ट अंतिम तक, ये बात है, ठीक है। कितनी एनर्जी दी गई होगी या फिर कितना एनर्जी एमिट किया करेगा वो, सिंस Ni is this and N2, this transition gives rise to a spectral line in the visible region of the Balmer series है। अब ये क्या है, उस समय भी बात हुई थी ना, हाँ, कि N फाइनल जो आ रहा है आपका 2 आ रहा है एंड सक्सेसिवली 2 से जो ऊपर जाता है 3 4 5 6 वो बामर सीरीज में आता है, और बामर सीरीज का जो लाइट होता है, जो स्पेक्ट्रम होता है वो विजिबल होता है, नहीं होता है तो जल्दी से एक बार देखते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। ये आ रहा है एट लास्ट 2 में आ रहा है 3 4 5 6 7 8, ये है, और ये बामर सीरीज से बिलोंग करता है और ये विजिबल रेंज में आ रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत प्रॉपर तरीके से समझे हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सवाल का। अब इक्वेशन हम जो लगाएंगे वही, एनर्जी क्या आ रही है 2.18 क्रॉस 10 टू द पावर माइनस 18 दिस, और एन आई यहाँ रखते हैं, एन एफ यहाँ रखते हैं, और ये यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। इट इज एन एमिशन एनर्जी, जाहिर सी बात है ये तो पहले ही हम लोग समझ गए थे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, अब फ्रीक्वेंसी निकालने की बात है, तो डेल्टा एच डेल्टा ई निकल गया, तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, तो न्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई बाई एच। अब जब फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी तो न्यू इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा या फिर वी लैम्डा, ठीक है ना। तो इससे हम अपना वेवलेंथ निकाल लेंगे, यहां से फ्रीक्वेंसी आ गई इतने हर्ट्ज की और ये वेवलेंथ आ गई, तो किस कलर की लाइन दिखेगी जरा सा हम देख लेते हैं, मे बी येलो कलर की लाइन दिखेगी, 434 नैनोमीटर है ना। चलिए स्पेक्ट्रल लाइन पे जल्दी से चलते हैं, कहाँ गया, मिस कर गया क्या हम लोग, नहीं यहाँ पे कितना कचरा मचा के रखा है, नहीं 430 इस रीजन में मिलेगी, ब्लू रीजन में मिलेगी, वायलेट या ब्लू रीजन में मिलेगी, हम लोग को लाइट वायलेट कलर निकलेगा वहां से, ठीक है ना। जब आप स्पेक्ट्रोस्कोप में देखेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे होंगे तो, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि प्रॉब्लम 2, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो कितनी एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट से एसोसिएट करेगी, फिर वही इक्वेशन आप देखेंगे, दिस z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर वाला इक्वेशन आप लोगों ने देखा था ना, कहा गया z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहाँ आपने पढ़ा था कि यही किसी भी ऑर्बिट से एसोसिएटेड एनर्जी का इक्वेशन है, ठीक है, और ये रेडियस का इक्वेशन था, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे तभी तो आएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी रहेगा।
तो 2 पॉइंट दिस एंड दिस रखेंगे, यहाँ पे आपने वैल्यू रखा, आप आ गए। और क्या रहा, व्हाट इज द रेडियस, वहीं जस्ट नीचे रेडियस का भी था 0.0529 नैनोमीटर एन स्क्वायर बाई जी, तो आपने ये रेडियस भी निकाल लिया। ठीक है ना, समझ में आया। तो और ये अब लास्ट पढ़ लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। तो कल से ये नेक्स्ट लेक्चर से क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी पढ़ेंगे। लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम वाज नो डाउट एन इम्प्रूवमेंट ओवर रदरफोर्ड। ठीक है, ये बोर मॉडल ने तो बहुत अच्छा काम किया, सिंगल स्पेक्ट्रम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला तो पूरा समझा दिया, बट आगे का क्या है, as it could nuclear model as it could account for the stability and line spectra of hydrogen atom and hydrogen light atom. However, Bohr model was too simple to account the following points. अब इन्होंने कुछ पॉइंट्स को नहीं बता पाए. It fails to account for a finer details of hydrogen atom spectrum observed using by sophisticated spectroscopic techniques. तो जब इसको और सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से देखा गया तो ये फेल हो गया कि नहीं, एक्चुअली ये जो बोर ने जो बताया कि वो जा रहा है, एनर्जी निकल रहा है, क्या तुरंत एनर्जी निकल जा रहा है, कैसे एनर्जी निकल जा रहा है, और एनर्जी निकल रहा है तो उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये सारी चीजें हो सकता है ये बताने में असफल रहे. दिस मॉडल इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन के अलावा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हुई थी, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. इसके अलावा जब हम बात करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल हीलियम एटम, तो हम लोग बात किए थे हाइड्रोजन लाइक एटम, तो हम He प्लस को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं बट क्लियरली He को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. Li2 प्लस को तो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं इससे, लेकिन Li को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. ठीक है ना. फर्दर बोर थ्योरी वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. ये बहुत ही वो था इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट. ये स्पेक्ट्रल लाइन, जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आपने देखा अभी वायलेट कलर का निकल रहा था, वायलेट या वायलेट ब्लू कलर का, तो जब आप कैथोड ट्यूब में करा रहे हैं और पहले ही आपने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में चीजों को तोड़ के देखा है, इलेक्ट्रॉन वाले रे को, ठीक है, कैथोड रे को. तो अब क्या हुआ कि इसको भी देखा जाए भाई स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे काम कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ हो रहा है कि नहीं. तो एक वैज्ञानिक थे जीमान, जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखा और देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस थी, स्पेक्ट्रल लाइंस थी, वो स्प्लिट हो जाती हैं, वो और दूसरे कलर्स की दिखने लगती हैं या उनके साथ और भी लाइंस एसोसिएटेड हो जाते हैं. और ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है, जिसको वैज्ञानिक ने देखा था, जिनका नाम था स्टार्क. तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए. It could not explain the availability of atom to form molecules by chemical bonds. अब ये भी नहीं बता पाए कि ये इलेक्ट्रॉन तो ऊपर नीचे कूद तो रहा है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, लेकिन दूसरे केमिकल से रिएक्ट कैसे कर रहा है, दूसरे एटम से कैसे रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, क्यों रिएक्ट कर रहा है. जैसे हाइड्रोजन ही आपस में, दो हाइड्रोजन क्यों रिएक्ट कर रहे हैं भाई, ये आपस में क्यों रिएक्ट करेंगे, ये सभी चीजों को नहीं. इन अदर वर्ड्स, taking into account the point mentioned above, one needs a better theory which can explain the salient feature of the structure of complex atom. कहने का मतलब ये है कि हमारे पास केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज नहीं थी उस वक्त, हमारे पास बहुत सारी अदर स्पीसीज थी जिसपे हमें काम करना बाकी था और जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में. ठीक है ना. मुझे लगता है काफी हद तक समझ में आया. इनको जरूर मेरी तरह समझा के प्रैक्टिस ना करिए, यहाँ मैं सवाल लगा के और कैलकुलेट करने वाला नहीं हूँ. आप खुद लगाइए इसे, कैलकुलेट तो एक बार जरूर करिए इन चीजों को, क्या ये सही आंसर आया है, इसको चेक करके बताइए. ठीक है ना. सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर.